नमस्ते जी सबको। आई होप सारे बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त होंगे, करेक्ट। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो पता चलने वाली हैं। 4 क्वेश्चन होंगे जिनको मैं एड्रेस करूँगा एक एक करके। फर्स्ट वन विल बी द बेस्ट पॉसिबल टाइम कि आप लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो कि बहुत छोटा और क्विक होने वाला है बट वेरी 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 बेनिफिशियल इज़ कि आपको किस चीज़ से शुरू करना चाहिए। थर्ड विल बी व्हाट शुड बी योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी, क्या रहनी चाहिए आपकी अप्रोच। और फोर्थ क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा भी बाद में और आंसर भी बाद में, क्योंकि यार वो थोड़ा सा कई लोग उसके फेवर में होते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। कई समझेंगे कि यार तो अभी से नेगेटिव बात आ गई है, कई कहेंगे नहीं बंदा बात भी सही कर रहा है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने से पहले एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो आपको पता भी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में। ये ऐसा एग्ज़ाम है, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसमें जो बच्चा है वो अप्लाई करता है कितना। देखो हैंड राइटिंग पे ना जाना, मेरी समझ आनी चाहिए, वो तुम्हें आ जाएगी, है ना। जो अप्लाई करता है ना बच्चा यार, वो करता है अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख। 11 भी होता है, 8 भी होता है, इट डिपेंड्स। जो आपका बच्चा अपीयर करेगा वो कितना करता है, अप्रॉक्सीमेटली 50% बच्चे अपीयर होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। देन अगर हम ऊपर वाली फिगर लेके चलें सो इट विल बी 5 लाख। सीट्स कितनी रह जाती हैं, जो आपकी सीट्स या फिर बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो इन दी एंड होगा आफ्टर 3 स्टेजेस अप्रॉक्सीमेटली 1000। दिस इज़ अ गुड फिगर, मस्ती ना लेना। 1000 नंबर इज़ गुड नंबर, नहीं तो 700 भी जाता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, आपकी पास परसेंटेज कितनी होगी। इसमें सी सेट आता है तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जानी चाहिए। उसकी आती है आपकी 0.2%, विच मीन्स जितने बच्चे फेल हो रहे हैं उनकी परसेंटेज क्या है, 99.8%। हमें किस में जाना है, इसमें जाना है। तो इसको देखो मत, अब ऐसी कहेगी दुनिया, भाई देखना है, ये भी देखना है। ये क्यों देखना है, इसलिए देखना है कि हम इस वाली ये जो ब्रैकेट है इसमें फॉल ना करें। ये क्या ऐसे स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से हम इसमें फॉल कर जाते हैं, जिनसे हमें दूर रहना है, इसलिए देखना है। इसलिए डर के लिए नहीं देखना है, ये डीमोरलाइज होने के लिए नहीं देखना, समझे। ये इसलिए देखना है ताकि हम उसको बेटर कर सकें, गलतियां ना करें और दूसरे की गलतियों से सीख सकें। तो चलो, ये तो मेरे को वैसे बताना था थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को पता चले यूपीएससी क्या होता है। तो अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहला था हमारा कि बेस्ट पॉसिबल एज क्या होगी। देखो, ये मैं अपना खुद का वो बता रहा हूँ आपको, प्रेफरेंस, कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मेरे लिए क्या होती है वो बेस्ट एज। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई हार्ड रूल नहीं है कि भाई यही एज होनी चाहिए। जिसको जैसे जिस टाइम पे लगे कि मेरे को करनी चाहिए एंड इट इज़ फिजिबल उसके लिए, तो उसको कर लेना चाहिए इस चीज़ को आगे परस्यू। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट जो मेरे को लगता है वो मैं बताता हूँ। देखो, जो भी स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे, 2 कैटेगरीज के हो सकते हैं। एक तो स्कूल गोइंग होंगे, एक कॉलेज वाले। जो कॉलेज पार कर गया उनके लिए तो जब उन्हें लगे तब है बेस्ट टाइम। मैं इन 2 कैटेगरीज को एड्रेस करने वाला हूँ। अब हमने क्या देखा है, कई बच्चे ना 10th में कहते हैं कि जी प्रिपरेशन करनी है, कई कहते हैं सिक्स्थ में भी कहते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट जेई और यू कैन से जो आपके बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए नहीं होता भाई। सिर्फ नॉन मेडिकल वाले बच्चे नहीं होते जो पागल हो रहे हो, यहाँ के लिए भी होते हैं कई बच्चे। तो देखो, जो तो 10th वाला अगर कोई देख रहा है यार, या +1 वाला भी, अपनी क्लासेस पे, अपने स्कूल पे ध्यान दो बस। अभी सीएससी की तरफ नहीं आना। जो 12th वाला है, देखो ये मैं खुद अपने उससे कह सकता हूँ कि मेरे लिए ना, जो 12th पास कर रहा है, नॉट इन 12th बट जो पास कर रहा है एंड ही और शी थिंक्स कि मेरे को यूपीएससी सीएससी देना है, देन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम एज वेल एज एज टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ से आप आओगे इधर और इधर, ये 2 ही ऑप्शंस होंगे। अदर्स में आपके आता है आपका मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, वो वाली फील्ड्स, मतलब जितनी भी बाकी फील्ड्स बची वो सारी यहाँ पे आती हैं। ह्यूमैनिटीज़ इज़ योर आर्ट्स। इसके अंदर क्या होता है, अगर तो आपने ह्यूमैनिटीज़ अप्लाई करा है तो इसमें आपके बहुत सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। आपने सबसे पहले इन दोनों में से सबसे पहले क्या देखना है, यूपीएससी का सिलेबस एंड पी वाई क्यूज़ आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सिलेबस विल गिव यू एन आइडिया कि कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। बेसिकली बता देता हूँ, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, बाकी ऐसे वगैरह वो बातें हैं, पर ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, है ना, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके। अगर तो आप ह्यूमैनिटीज़ में हो तो आपने ऐसा कॉम्बिनेशन ले लो जो आपको बेनिफिट करे कि हाँ भाई यही वाला कॉम्बिनेशन मेरे को उसमें भी काम आएगा, तो आपको बहुत अच्छा वाला बेनिफिट होगा। जो तो अदर्स में है एक्सेप्ट फॉर कॉमर्स वाला, उसको कॉमर्स वाले को तो इकोनॉमिक्स का मतलब पढ़ेगा वो, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स तो उसकी हो जाएगी, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो आगे सिंपल से जो लोगों को करना है। बेस्ट पॉसिबल एज ये, अब ये वाली एज क्यों ये भी बताता हूँ आपको, ये आगे एक्सप्लेनेशन में आएगा। लेकिन आपने स्टार्ट कैसे करना है, ये सेकंड क्वेश्चन था। पहली चीज़ जो आपको स्टार्ट कैसे करनी है, सिंपल सा वर्ड है, एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर। ये दो चीज़ें आपने उठानी है। न्यूज़पेपर की आपको आदत हो जानी चाहिए, शुरू बनाने लग जाओ आफ्टर योर 12th एज वेल, अगर पहले से नहीं है तो। और जो एनसीईआरटीज़ होंगी ना, ये आपने इन बेसिक सब्जेक्ट्स की उठानी है इन योर फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए कि आप अपनी कॉलेज की स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। इसलिए पूरे एक साल में ना आपने बेसिकली क्या, +1 +2 की कितनी एनसीईआरटीज़ हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड साइंस की आप 6 to 10 अगर देखना चाहो देख सकते हो वैसे। एंड आपकी इकोनॉमी आधे बच्चे तो करके आए होंगे कॉमर्स वाले, बाकी जिनको नहीं भी करनी इकोनॉमी भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके 4 बेसिक किताबें होंगी एनसीईआरटीज़ की जो आपने कंप्लीट करनी है अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर। एक साल में आप हर दिन 1.5 से 2 घंटा भी दे दोगे ना यार, तो आप इजीली ये वाला अपना काम कंप्लीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो जी अब देखो आपका हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट, जिसमें आपने एनसीईआरटी एंड आपका न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर है वो आपने कर लिया। अब आ गया आपका सेकेंड ईयर। ये जो 3 and 4 है ये मैं लेके चल रहा हूँ, किसी की 3 साल की होगी डिग्री, किसी की 4 की होगी, जैसे भी होगी आगे। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड ईयर है ना, उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी रेफरेंस बुक्स होती है ना, हमारी रेफरेंस या अब तो हम मॉडल बुक्स कहते हैं उसे, मॉडल बुक्स जो होंगी आपकी लाइक लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस के लिए भी कहते हैं बाकी, लेकिन बहुत ज़्यादा है यार, आगे आपको देखोगे तो बहुत बुक्स मिलेंगी आपको, ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ एक ही बुक को पकड़ना है। तो आप एक एनवायरनमेंट की बुक पकड़ सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। देन आपकी आती है हिस्ट्री के लिए जो आपकी मॉडर्न है, उसके लिए आएगी आपकी स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, ये 3 किताबें उठाई। इकोनॉमी की कॉमर्स वाले कॉमर्स से भी देख सकते हैं सिलेबस को अलाइन करते हुए, नहीं तो देयर इज़ वन सर विवेक सर की किताब मिलती है आपको, आप वो भी देख सकते हो, ये इकोनॉमिक्स के लिए। ये 4 किताबें अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ एनसीईआरटीज एंड दिस, तो ये ऐड हो जाएंगी चीज़ें सेकेंड ईयर में। ठीक है जी, अब जो आपका आ गया थर्ड या फिर फोर्थ में, लास्ट ईयर लेके चल रहा हूँ 3 को, 3 विल बी अकॉर्डिंग टू मी विल बी योर लास्ट ईयर। अगर हम इसको लास्ट ईयर लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिर से 2 तरीके के बच्चे आने वाले हैं, मैं बताता हूँ कौन। तो वो जो 2 तरीके के बच्चे होंगे ना, एक होंगे वो जो कहेंगे सर हमें ड्रॉप लेना है आफ्टर आवर कॉलेज, इसमें हम या तो लेंगे कोचिंग या फिर विल डू आर सेल्फ स्टडीज़। एक होंगे कि सर हमें इसी अपनी बैचलर्स कंप्लीट होते ही देना है अटैम्प्ट। ये बेसिकली ज़्यादातर बच्चे वो हो सकते हैं या तो जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, ऑनलाइन वाले होंगे, एक होगा अगेन सेल्फ वाला। तो अब दोनों में क्या सीन है, अगर तो ये वाले आपने चूज़ कर लिया तो आपको थर्ड ईयर में अपनी वापस से उन्हीं चीज़ को रिवाइज़ करना है जो मैंने आपको पहले 2 सालों में बताया। उसके साथ साथ आप बाकी भी अपना एसए हो गया, एथिक्स हो गया, हल्का फुल्का उसका आइडिया वगैरह ले सकते हो अपनी ऑनलाइन, मतलब बहुत सोर्सेज हैं, रिसोर्स मिल जाएंगे आपको उसके थ्रू। जो ये वाला बच्चा है जो कह रहा है सर जी हमें तो देना है अटैम्प्ट, मैं सर जी नहीं हूँ, हाँ मैं खुद एस्पिरेंट हूँ पर बता रहा हूँ, तो कि हमें देना है अपना अटैम्प्ट, तो उनके लिए क्या आ गया, एक तो वो बच्चे होंगे जिन्होंने कोचिंग ले ली होगी, जो मेरे को लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे बिकॉज कॉलेज वगैरह का भी टाइम होगा तो नहीं कॉम्पनसेट कर पाते होंगे, तो वो ऑनलाइन लेंगे। क्योंकि थर्ड और लास्ट ईयर इज़ वेरी क्रूशियल, जिसमें आपको फेल नहीं हो सकते हो आप अपने कॉलेज में, है ना, आपको क्लियर करना होता है और अच्छे मार्क्स से हर बच्चा ट्राई करता है कि क्लियर हो। एक होगा सेल्फ स्टडी वाला। अब जो ये दोनों हैं, ऑनलाइन वाले को तो गाइडेंस भी मिल रही होगी और उसी हिसाब से वो चलेगा भी, लेकिन थर्ड ईयर में दोनों के लिए बता देता हूँ मैं आपको, आपके मॉक्स, आपका जो मेंस का सब्जेक्ट होंगे, मेंस के सब्जेक्ट एसए
आपका ऑप्शनल, आपका एथिक्स, एसे ऑप्शनल एथिक्स, ये 3rd ईयर के पहले 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके, क्योंकि जो जीएस पेपर्स है वो तो हमने पहले से तैयार करते हुए आ रहे हैं, करेक्ट है ना, उसमें तो कोई इतनी दिक्कत वाली होगी नहीं। तो ये तो आपके 6 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद आपका जो प्री का टाइम होगा, वैसे कई बंदे 4 महीने, कई बंदे 3 महीने ऐसे करके चलते हैं कि प्री फोकस्ड हो, तो हम लेके चल रहे हैं 6 महीने में कंप्लीट हुआ, 2 महीने में रिवीजन, आखिरी के 4 महीने में यू विल बी टोटली प्री फोकस्ड। अब इसके अंदर न्यूज़पेपर आपका चल रहा था, नोट्स वगैरह उसके 3rd ईयर में आपने नोट्स भी बनाने हैं। पहले जो फर्स्ट ईयर होगा ना आपका, उसके अंदर नोट्स मत बनाना, जस्ट उसको रीड 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 रीड। सिलेबस आपका 3 से 4 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा। प्री में बहुत ज़्यादा कंसाइज सिलेबस नहीं होता, मतलब कंसाइज सिलेबस होता है, बहुत खुल के वो बताते नहीं है क्या है। मेंस का बहुत ओपन सिलेबस है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से होगा। एंड PYQs विल प्ले अ वेरी वेरी ह्यूज रोल, जिससे कि आपको समझ में आएगी क्वेश्चंस क्या पूछने वाले हैं। अब जो ये आपके 4 महीने हैं प्री के लिए, नोट्स वगैरह आपके रेडी हो जाने चाहिए, 3rd ईयर में रेडी होने चाहिए। जैसे ही आपका 2nd ईयर हो ना, आधा कंप्लीट हो गया, देन आपके नोट मेकिंग शुरू हो जानी चाहिए। अब इस प्री वाले टाइम पे यू नीड टू डू आपके मॉक्स एंड इवेल्युएशन अलॉन्ग विद PYQs। हमारे पहले हो चुके हैं, लेकिन अगेन वी विल गो विद दीज PYQs, ठीक है। ये तो आपका होना ही होना चाहिए, कुछ मर्जी हो जाए। अगर तो आप ये सब कर लोगे देन अपना पेपर दे दो। अगर ये आपका कंप्लीट नहीं होता सारा कुछ, और आपको पता चल लग रहा हो कि नहीं ये पेपर होने ही नहीं वाला है, 0% चांस हो जाए, या 2% लग रहा हो कि भाई हो सकता है, या सिलेबस आपने 20-30% करा ही नहीं है, तो पेपर में मत बैठना। टेक योर टाइम। ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम पे आपने पेपर दे देना, ले लेना 1 साल का ड्रॉप, मेरा सजेशन है, बाकी तो हर किसी का अपना सिस्टम होगा। पर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने 85% सिलेबस, 89% आपके मन में है कि मैं कर सकता हूँ, सिलेबस नहीं कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस पेपर को क्लियर, बहुत डर नहीं आ रहा है, देन गो फॉर इट। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो प्री में आपको ये कह दे कि जी हमारा तो 100% है कि ये पेपर क्लियर होने वाला है। कोई नहीं कहता, बहुत डायनेमिक है प्रीलिम्स, कुछ पता नहीं चलता कब कैसा आ जाता है, किस्मत की भी थोड़ा हो गया, अच्छा खासा गेम होता है। तो ये तो है नहीं, मेहनत तो आपका 200% है जी। अगर किस्मत आपकी 100% है ना, तो मेहनत आपकी 200% है। मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं बनती, पर बना लो, ये रियलिटी है, इसको समझ लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके हो गए ये वाले क्वेश्चंस खत्म कि क्या किस तरीके से होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट में डाल देना, मैं पक्का एड्रेस करने की 110% ट्राई करूँगा। अब आते हैं जी अपन अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको बोला था ये वाला क्वेश्चन आखिरी के लिए रखूँगा मैं। तो ये वाला क्या है, जो लोगों को लगता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव गेम होती है इस चीज़ के लिए, दैट इज़ प्लान बी, है ना। इससे पहले ना एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, देयर इज समथिंग नोन एज ब्लैक और वाइट, विच मीन्स बिल्कुल गलत या बिल्कुल सही। 99.99% चीज़ें ना यहाँ है ना यहाँ है, दे लाई इन बिटवीन। ये बोलने का मतलब क्या था? ये बोलने का मतलब ये था, कई लोगों को प्लान बी करेक्ट लग सकता है, कई लोगों को रॉन्ग लग सकता है, बट इट इज़ नेवर टोटली रॉन्ग और टोटली राइट। इट विल बिकम टोटली राइट और रॉन्ग अगर वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है। विच मीन्स कि प्लान बी, अगर आप कहो कि नहीं भाई मेरे को एक तरफ यूपीएससी की कोचिंग करनी है, दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एमबीए का पेपर दे दूँ, एमबीए के लिए मैं कैट का पेपर क्लियर करूँ। अब दोनों का सिलेबस कितना डिफर करता है ना, बहुत डिफर करता है। आप दोनों को इकट्ठे कैसे लेके चल सकते हो? तो मैं जो, अगर मेरे से पूछोगे तो प्लान भी आपका वो होना चाहिए जो आपके यूपीएससी के सिलेबस के साथ ओवरलैप कर रहा हो या फिर हल्का फुल्का मैच करता हो, ताकि थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ के आप कर लो। ये भी नहीं कि जो बिल्कुल ही अलग लीग में चले जाओ। कोई क्रिकेटर कहे कि नहीं भाई मेरे को अब जाके हॉकी का प्लेयर बनना है एकदम से, तो यार नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी क्यों आपने उस तरीके के काम में फंसना है? उस चीज़ में जाओ ना जो आपको उसी तरीके के आसपास का डोमेन लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो ये भी हो जाएगा, आसपास की गेम है। उसी चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्लान भी है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है भाई, है ना।
तो यार ये तो थे मेरे तरफ से जो 4 क्वेश्चन मुझे लगा एड्रेस करने चाहिए। इसी में एक चीज़ ऐसी होती है, लोग कहेंगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि 12th वगैरह वगैरह। सो देयर आर ना, इतना बड़ा पूल है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेंटी ऑफ इन्फिनिटी टाइम्स वेज होते हैं जिससे आपका पेपर ये क्लियर हो सकता है। हर एक बच्चे के लिए अलग वे आपका सेलेक्ट किया जाता है, जो कि मैं नहीं करूँगा, जो कि बच्चा खुद करता है, स्टूडेंट खुद करता है कि यार मेरी ये अप्रोच होनी चाहिए, मेरी ये अप्रोच होनी चाहिए, या फिर ये अप्रोच होनी चाहिए। बहुत अप्रोचेज़ होती हैं, किसी की कोई काम करती है, किसी की कोई, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही अप्रोच पे काम हो। बट येस, एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आज तक कोई भी स्टूडेंट एक चीज़ क्लियर नहीं कर पाया होगा, उसको कहते हैं हम हार्डवर्क प्लस राइट डायरेक्शन। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड बट यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, उस हार्डवर्क का इसमें कोई महत्व नहीं होने वाला। आपका पेपर हो मैथ्स का, आप पागलों की तरह पढ़ रहे हो इंग्लिश, मैथ्स का क्या लेना उस चीज़ से? होगा कभी क्लियर? नहीं होगा ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे को खुद को अपने इतना टाइम इन्वेस्ट करके समझ में आया कि मेरी खुद की डायरेक्शंस पहले गलत थी। अब जाके कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम हो पाएगा। ठीक है, बाकी तो भगवान भी बताएंगे मेहनत कर रहे हैं, आगे चीज़ पता चलेगी कि क्या बनता है। पर ये ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग में है, अपने टीचर से पूछो, बाय एनी मीन्स कोचिंग में नहीं हो या फिर किसी को जानते हो या फिर हम लोग तो ही हैं, तो यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है। हर कंटेंट को देखने की लोड नहीं है। कुछ कंटेंट जो आपको लगे कि सही लग रहा है, उस चीज़ को पिक करो एंड गो फॉर इट। इसी नोट पे थैंक यू सो मच एंड नमस्ते अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी बनाते रहेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।